हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को आधुनिक भारत की क्लास दे रहा हूं। इस आधुनिक भारत में हम लोगों ने अभी तक 6 चैप्टर पढ़ लिया है और 7वें चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कंपनी का संवैधानिक विकास। अर्थात भारत में जब कंपनी व्यापार करने आई थी तो एक सीमा तक व्यापार करने के बाद जब वह भारत में व्यापारिक गतिविधियों के अलावा राजनीतिक गतिविधियों में उलझने लगी, तब जाकर के उस पर नियंत्रण करने की बात आती है और वहीं से कंपनी के संवैधानिक विकास की बात ऊपर होने लगता है। उसी की चर्चा दोस्तों हम लोग करेंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में वीडियो आपके पास नहीं पहुंचा, इसके लिए सॉरी। कुछ व्यक्तिगत कार्यों से मैं उलझा हुआ था, उसी को निपटाने में लगे हुए थे। लेकिन आगे आपका वीडियो प्रतिदिन जाता रहेगा और आपका स्नेह और प्यार बना रहे, इसके लिए हम अपने अथक प्रयास करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोग जो भी नए व्यक्ति चैनल से जुड़ रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि हम जो संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं तो उसमें अंत तक जब जुड़े रहेंगे तब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से और दूसरा पॉइंट तीसरे पॉइंट से जुड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं संवैधानिक विकास की, यानी कंपनी के संवैधानिक विकास की, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से इसके परिचय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसमें हमने देखा था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज दोस्तों हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 53 का चार्टर एक्ट, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम, 61 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये दूसरा वीडियो होगा। तीसरे वीडियो में संभवतः हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट की बात करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ों को याद दिला दें कि भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियों में भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की कंपनियों में केवल एक कंपनी को यह अधिकार मिला था कि पूरब के देशों के साथ आपको व्यापार करना है, जिसका नाम था EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और भारत में वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के संवैधानिक की। तो अगर आप ध्यान से मेरे लेक्चर को ही अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चित तौर पे आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 1800 जब कंपनी आई थी तो उसे ही केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिला था। लगभग लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहले तो व्यापार किया, फिर उसके बाद से राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने में भी कायम हो गई 1757 और 1764 यानी पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद से। ठीक है दोस्तों, ये चर्चा हमने किया था। उसके बाद वहाँ पर 1750 ईस्वी के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने लगी थी। औद्योगिक क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति होने लगी थी। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। अब उस पैसे का इन्वेस्ट करने का तरीका वो लोग ढूंढ रहे थे कि ब्रिटेन के अलावा बाहरी देशों में हम कहाँ कर सकते हैं। अब बाहरी देशों में उन्हें दिखाई दे रहा था एक भारत कि हम यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन भारत में तो केवल एक कंपनी को अधिकार मिला था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको, कि वही भारत में व्यापार करेगी। ऐसे में जो बाकी अन्य कंपनियां थी वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वहां की सरकार पर दबाव डालने लगी कि आप भी हमें भारत में व्यापार करने का या पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का इजाज़त दीजिए। जब वहां पर उनके ऊपर दबाव बनने लगा पार्लियामेंट में, तब जाकर के वहां से कुछ चेंजेस करके आगे बढ़ा।
और 1813 का जो चार्टर एक्ट आया और इससे पहले जो आया था जिसमें केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को प्रोत्साहित किया गया था, उसके जगह पे अब अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की इजाज़त मिलने लगी। हालांकि इस एक्ट में पूर्ण रूप से कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त नहीं किया गया, लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और वहां से अब भारत में कोई भी कंपनी ब्रिटेन से आकर के व्यापार कर सकती थी, ये इजाज़त मिलेगा। तो इसी चीज़ को दोस्तों हमें आगे पढ़ना है डेवलपमेंट के स्तर पे। अब देखिए क्या होता है, वो मैंने अभी जो बताया इसका कंसेप्ट बताया, पीछे के चीज़ों को बताया। कह रहा है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत पर शासन करने का अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आप देख ही रहे हैं 20 वर्षों के लिए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। आप देखिए यहीं पे मैंने जो भी बात कही वो बात आ गई। पहला पॉइंट तो आपको ये याद करना है कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ये सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन याद रखिएगा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया। अभी भी दो व्यापार उसके पास है कि चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। बाकी अन्य व्यापार और भी कंपनियां आकर के अब करने लगेगी, लेकिन चीन के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी और पूरब के देशों में चाय का जो व्यापार होगा वो भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी अन्य कोई भी व्यापार हो, मसाले का हो, बाकी चीज़ों का व्यापार हो, रेशम का हो, कपास का हो, अन्य कंपनियां आ करके वहां से क्या कर सकती है, भारत में व्यापार कर सकती है। तो इस प्रकार हम कहें तो थोड़ी इसकी अधिकार खत्म कर दी गई, लगभग मैक्सिमम कर गई, थोड़ी सी रह गई थी। अब देखिए अब कह रहा है सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर लगाने और उसे वसूल करने का भी अधिकार दे दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। एक ये दोस्तों अक्सर जो सवाल पूछा जाता है कि कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा के विकास के लिए देने की बात की गई थी, तो वो यही एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट था। तो इसमें कह रहा है कि भारत में शिक्षा के विकास को सरकार का दायित्व स्वीकार किया गया और उसके विकास के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च की बात की गई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अभी तक एग्जाम अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए तो बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि भारत के किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा से जुड़े हुए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने की बात की गई है, तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसलिए दोस्तों आप इसे याद रखिएगा। और यहीं पर ईसाई धर्म प्रचारकों को भी भारत में धर्म प्रचार के लिए प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी पॉइंट्स थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अन्य कंपनियों को और अन्य लोगों को यहाँ पे आने का अधिकार मिलने लगा, खुली छूट धीरे धीरे उनको प्राप्त होने लगी। इसके बाद दोस्तों आता है 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देखिए अब तो कंपनी का जो अधिकार थोड़ी बहुत बची थी वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। तो कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, तो टोटल व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब ये भी नहीं रहा कि चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार रहेगा, ऐसा भी कुछ पॉइंट नहीं रहा। और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ये बात तय कर दी किसको, कंपनी को, कि व्यापारिक एक अधिकार समाप्त हो गया, बाकी व्यापारिक एक अधिकार समाप्त करने के साथ खुद तो व्यापार करेगी ही और भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करेगी। कौन, EIC कंपनी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया यहाँ पे, यानी जो प्रशासन अलग अलग जगहों पे लोगों के हाथ में थी उसको एक जगह पे कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले हमने बताया था आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। अब वहां से अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल ही बनकर आ रहे थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में यह निर्णय लिया गया कि अब बंगाल के जगह पे भारत शब्द जोड़ा जाएगा और अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, नॉट कि बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। क्लियर।
तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पहली बार बंगाल का भारत के गवर्नर जनरल कहाँ से पद बना, तो 1833 के चार्टर एक्ट से। और दूसरा सवाल आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भी आता है सवाल। तो अगला क्वेश्चन यही है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बन गया। ये क्वेश्चन दूसरा बन गया बेटा यहाँ से कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था जी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कि कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया, जो अलग अलग मद्रास, मुंबई और बंगाल को मिला हुआ था उसको एक साथ करने का प्रयास किया गया। परिषद गवर्नर जनरल को समस्त भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जो सब परिषद था, जो हमने कहा था ना पहले 7+1 अरे 4+5 बताया था, फिर 4+1 था, फिर आगे चल करके 3+1 कर दिया गया। उसी चीज को अब कहा गया कि आप कानूनी अधिकार बना सकते हैं। इस कार्य के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया। जैसे हमने बताया था ना कि 4+1 5 शुरू में थे, फिर बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा तो उसको 3+1 4 कर दिया गया। अब फिर से उसमें एक चौथा व्यक्ति जोड़ दिया गया जिसका नाम था विधिक सदस्य, यानी विधि अधिकारी था, जो कानून बनाने का काम करने लगा। जिस पद पर मैकाले की नियुक्ति की गई थी, इस पर विधिक पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी दोस्तों, मैकाले की नियुक्ति की गई थी। इस एक्ट के अधीन ब्रिटिश सरकार को भारत में दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने के लिए भी आज्ञा दी गई, यानी भारत से दासता का नियम को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया तथा इसी आधार पर 1843 ईस्वी के अधिनियम यानी नियम 5 के द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि भारत में दासता को अवैध घोषित कब किया गया जी, तो 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार यूरोपीय लोगों को भारत में भूमि खरीदकर निवास करने का भी अधिकार मिला। ये हमने आपको पहले भी हमने चर्चा किया है। भारत के ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव जो था उसमें भी हमने कहा था कि यहीं पे कंपनी आकर के अपना जमीन खरीद करके व्यापार भी अब करने लगी थी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से 3-4 पॉइंट्स हैं, जिसमें एक तो पहला व्यापारिक अधिकार को समाप्त करके उनको राजनीतिक अधिकार दिया गया। दूसरा, प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में केंद्रीकरण कर दिया गया, एक विधिक अधिकारी को बढ़ा दिया गया और उस पर मैकाले की नियुक्ति की गई। भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया अधिनियम 5 के तहत 1843 में। इस प्रकार भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और यूरोपीय लोगों को भारत में भूमि खरीदकर निवास करने का अधिकार भी दे दिया गया कि यहाँ पे आप आइए, जमीन खरीदिए और यहाँ पे रहिए। इस प्रकार से 1833 के चार्टर एक्ट में परिवर्तन किया गया और इन्हें कुछ संवैधानिक चीजें अधिकार दी गई। अब दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट, अब हमें फिर 20 साल के लिए बढ़ेगा। ये कह रहा है कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी निश्चित अवधि के लिए भारतीय शासन का अधिकार नहीं दिया गया। अब देखिए 33 से तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन 53 से अब 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया। कहा गया कि कभी भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, लेकिन 20 साल के लिए नहीं रखा गया। हो सकता है कि 40 साल के बाद भी परिवर्तन हो, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब तक संसद न चाहे तब तक के लिए भारत का शासन अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई कि जब तक ब्रिटेन की पार्लियामेंट नहीं चाहेगी तब तक किसके पास अधिकार रहेगा, कंपनी के पास रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसकी तुलना हमने कहा था कि 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट में, तो 24 से घटाकर 17 कर दी गई और उनमें से 6 सदस्यों को सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया 18 में से। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की। पहली बार खुली कंपटीशन की बात कब की गई थी, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पहले तो उनको सदस्य बनाया गया, अब पूर्ण बना दिया गया। विधान निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया। इसमें 6 नए सदस्य बढ़ा दिए गए जो विधान पार्षद
कहलाते थे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ है कि इसे 20 वर्षों के लिए न बढ़ा करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई और खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। विधिक गवर्नर को यहाँ पे पूर्ण अधिकार दे दिया गया, पूर्ण सदस्यता का अधिकार दे दिया गया। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा, बड़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। खुली प्रतियोगिता की परीक्षा तो कई बार पूछी गई है। और एक चीज याद रखिए कि ये प्रक्रिया जो हो रही है वो किसके समय में हो रही है, तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो डलहौजी के समय में ये प्रक्रिया होती है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। अब दोस्तों आगे आता है 1858 का अधिनियम, यानी ये वो अधिनियम है जो देखिए 53 के ठीक 5 साल बाद ये अधिनियम आता है। और इसके आने का मुख्य कारण होता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद ही ये नियम आता है और बहुत सारे चेंजेज होते हैं। जो कुछ चेंजेज तो हमने आपको कहाँ बता दिया था, 1857 के क्रांति के परिणाम में बताया था, कुछ हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। कह रहा कि सामान्य रूप से 1858 ईस्वी का अधिनियम को भारत के शासन को अधिक अच्छा बनाने का अधिनियम कहा जाता है, कि मतलब अधिक से अधिक बेहतर बनाया जाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत करने की बात यहाँ पर की गई। 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी तथा मुगलों से लेकर, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक बेटा, कि मुगलों से और कंपनी से दोनों से शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया कि अब महारानी यहाँ का शासन देखेगी। कंपनी की सेना अब क्राउन की सेना हो जाएगी। गवर्नर जनरल को वायसराय यानी क्राउन का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किए गए। यहाँ से देखिए 3 परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन कि कंपनी का शासन और ब्रिटिश का शासन, मुगलों का शासन समाप्त हो गया, किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास में। दूसरा कि अब जो वायसराय था उसे हम लोग जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसे वायसराय कहा जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में सवाल बनता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था जी, तो लॉर्ड कैनिंग था, जो भारत का पहला वायसराय भी था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी वही था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन, जैसे हमने कहा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उसी तरह से भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी भंग कर दिया गया और भारत पर शासन करने के लिए एक भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश संसद के उत्तरदायी होता था, की नियुक्ति की गई। यानी अब देखिए, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत से आ रहा था, इसको समाप्त कर दिया गया। तो अब भारत का शासन करेगा कौन, चलेगा कैसे, तो इसके लिए भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और उसके अंदर 15 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, जो भारत में होते थे 15 लोग, और इन 15 के ऊपर एक व्यक्ति होता था जो लंदन के पार्लियामेंट में बैठता था और भारत के डेवलपमेंट के लिए वहां पे बात करता था। तब वहां से फंड यहाँ पर आती थी। कह रहा कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता के द्वारा नियुक्ति की जय आने लगी, कि सिविल सेवा की जो परीक्षाएं होगी अब उसमें खुली प्रतियोगिता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 1858 में परिवर्तन हुआ। ये तो ऐतिहासिक था, संवैधानिक डेवलपमेंट था। ऐतिहासिक डेवलपमेंट तो मैंने आपको बता दिया है पहले ही 1857 के परिणाम में। अब आता है दोस्तों 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1858 ईस्वी का एक्ट अपनी कसौटी पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा। भारतीय सरकार के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सका, अतः 61 का अधिनियम पारित किया गया। परिषद में 5वें सदस्य के रूप में एक विधि वेता की नियुक्ति की गई, जो कानून बनाने वाला, कानून की जानकारी रखने वाला हो। कैनिंग ने अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों में काम का बंटवारा करके द्विविभागीय पद्धति आरंभ किया, यानी यहीं से डिपार्टमेंटल सिस्टम की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये पॉइंट बड़ी ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या भारत में कब से डिपार्टमेंटल सिस्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे आज हमारे रक्षा विभाग है, रेल विभाग है, अलग अलग विभाग है। तो इस विभागीय प्रक्रिया की शुरुआत 1861 में कैनिंग के समय में हुई थी। कानून निर्माण के लिए वायसराय की परिषद में कम से कम 6 एवं अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया। कम से कम 6 और अधिकतम 12 आदमी को आप नियुक्त कर सकते हैं कानून बनाने के लिए। वायसराय को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे कानून निर्माण के लिए भारतीयों का सहयोग ले सके। दूसरे, इसने विधायी विकेंद्रीकरण की भी नींव रख दी, विधायिका को भी विकेंद्रीकृत कर दिया। 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम भी पारित किया गया।
भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत 1865 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा नागरिक सेवा अधिनियम के दौरान सिविल सेवा में नियुक्तियों के लिए प्रत्याशियों की अधिकतम आयु 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की गई। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कई सवाल पूछे जाते हैं। पहला कि भारत में सिविल सेवा के लिए 23 वर्ष से 21 वर्ष कब किया गया? 1861 के तहत। और कलकत्ता, मद्रास और मुंबई को उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1865 में 61 के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ये भी 1861 में हुई थी। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। 3 सवाल इस पूरे टॉपिक से यानी इस अधिनियम से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। अब हम लोग लास्ट इसमें पढ़ेंगे जो हमारा होगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके बाद बच जाएगा 1909 का, 1935 का, 1919 का। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब कह रहा है कि 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। जो वहाँ पे अधिकतम न्यूनतम 10, 12, न्यूनतम 6 और 12 थी, उसको बढ़ा करके 10 और 16 कर दी गई। परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और 6 दिन की सूचना पर कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, परंतु सदस्यों को बजट पर मतदान या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। ये भी बहुत बड़ी दोस्तों हमारे लिए उपलब्धि थी, क्योंकि पहले जो संवैधानिक चीजें होती थी उसमें हमें कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब कहा गया कि बजट पर चर्चा करने और 6 दिन सूचना दे करके पालें या प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन प्रश्न का जवाब हम देंगे इसका कोई गारंटी नहीं था। तो कोई बात नहीं था, कम से कम प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिला, बजट पे बहस करने का अधिकार तो मिला। अगर ये अधिकार मिला तो आगे हम क्या कर सकते हैं, और भी हम प्रश्न पूछने का भी अधिकार ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। इस अधिनियम ने एक और संसदीय प्रणाली का रास्ता भी खोल दिया, भारतीयों को परिषदों में अधिक स्थान मिला। वहीं दूसरी ओर चुनाव पद्धति ने भारत के राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा डाली। चुनाव जो हुआ पद्धति ने भारत के राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा डाला, लेकिन संसदीय प्रणाली का रास्ता खुल गया। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। और सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1892 का ये चार्टर एक्ट आया था, और ठीक इससे कुछ दिन पहले, 7 साल पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। तो वहां पे जो भी महत्वपूर्ण लोग थे उनको संसद में लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके विश्वास से ही हमें आगे बढ़ना था। इसलिए 1892 में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और बढ़ा करके यहाँ पे लोगों को शामिल करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार दोस्तों मैंने इस दूसरे वीडियो के माध्यम से 1892 ईस्वी तक हमने पहुंचने का प्रयास किया कि कैसे कैसे यहाँ पे संवैधानिक विकास होते। दोस्तों आज का वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन तो संवैधानिक विकास का बनता है, जो आप कंटिन्यू देखिएगा, अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज इसे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। PDF इसका तो मैं भेज ही देता हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटर स्टडी पॉइंट के नाम से है, आप उसे सर्च करेंगे। अभी तक कम से कम 150 के आसपास में लोग उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।